नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका संघर्ष बैच के लेक्चर नंबर 2 में, जहाँ पे आज हम बात करेंगे आज के लेक्चर नंबर 2 इलेक्ट्रो केमिस्ट्री की, जिसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे और उसके बारे में बात करेंगे कि हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए आज हम एक अच्छा मोटो से बात करेंगे। आज का हमारा मोटो है बिलीव इट यू कैन अचीव इट। हम भरोसा तब तक करेंगे जब तक हमें वो अचीव नहीं हो जाता। आज की इसी मोटो के साथ हम अपने अगले क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन क्या रहा है। आप क्या करें, वीडियोस को पॉज करें और इसके क्वेश्चंस का आंसर बताएं क्या होगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमारे क्वेश्चन क्या बोल रखा है, देखते हैं क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है। क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि द गैस produced at the anode during electrolysis of dilute H2SO4 solution between platinum electrodes will be। आपको ये बताना है कि भाई एनोड पे कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी अगर हम H2SO4 का क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। तो याद रखें, इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर आपके पास क्या होता है, आपके पास H2SO4 है, आपके पास H2SO4 है। अगर हम इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो ये दो आयन में डिवाइड होंगे, H प्लस और SO4 माइनस। साथ में आपके पास जो H2O है ये भी दो पार्ट में टूटेगा, एक H प्लस में टूटेगा और OH माइनस में। एनोड की बात करेंगे तो एनोड पे जो आपके पास गैस प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, OH माइनस का आगे हम अगर हम फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तब आपके पास यहाँ पे कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, O2 गैस प्रोड्यूस होगी। तो याद रखें, डाइल्यूट H2SO4 के अंदर अगर हम प्लैटिनम इलेक्ट्रोड पे अगर हम उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो एनोड पे कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी। कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, ऑक्सीजन गैस हम प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, चले इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। देखें अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। इट इज फॉर्म बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मॉल्टन एनहाइड्रस कैल्शियम, आगे क्लोराइड लिख लेते हैं, क्लोराइड है हिंदी में लिखा हुआ। तो इट इज फॉर्म बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मॉल्टन एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड के जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे मॉल्टन एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड का, तो हमें क्या मिलेगा। तो अगर मैं कैल्शियम क्लोराइड का अगर अपने पास ये करते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है, CaCl2। ये दो पार्ट में कैसे टूटता है, ये एक में टूटेगा, एक में प्लस में और एक में माइनस में। हमारे पास क्या है, Ca2+। ये दो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या बना लेगा, Ca सॉलिड बना लेगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन रहा है, कैल्शियम बन रहा है सॉलिड के फॉर्म में। तो इट इज फॉर्म बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मॉल्टन एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। तो वो क्या बना आपके पास, कैल्शियम बना। क्या बना आपके पास, कैल्शियम। कैसे बना, कैल्शियम आपके पास यहाँ पे था, ये एक्वस फॉर्म में था, दो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो क्या बना लेगा, Ca बना लेगा और इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, कंप्लीट हो जाएगा। आगे चलें अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaBr इन सेल विद द इनर्ट इलेक्ट्रोलाइसिस। ये थोड़ा ध्यान से देखें, NaBr का अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो देखें यहाँ पे NaBr की बात करेंगे तो NaBr का इलेक्ट्रोलाइसिस हम करेंगे वाटर में, तो साथ में कौन आएगा, H2O, और साथ में यहाँ पे कौन आएगा, इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे तो सबसे पहला आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे सबसे पहला आपके पास बनेगा NaOH, साथ में कौन बनेगा, H2, और साथ में कौन सी गैस बाहर निकलेगी, Br2 गैस बनेगी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई हमारे पास क्या बनेगा, द प्रोडक्ट क्या ऑब्टेन होगा अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करें NaBr का, तो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है NaOH H2O Br2। देखें ऑप्शन सी में आपके पास ये दिया हुआ है कि H2 Br2 और क्या बनेगा, NaOH आपको बनता हुआ दिखाई देगा, किसका, NaBr का, अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो। ठीक है, चले आपको इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। वीडियोस को पॉज करें, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लें, उसके बाद आप अपने हिसाब से उसका आंसर लगाएं, फिर बाद में उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे देखें यहाँ पे, प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ HCl सॉल्यूशन, कि अगर हम HCl सॉल्यूशन का अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हमें क्या प्रोड्यूस होगा। क्या दे रखा है यहाँ पे, H2 गैस एनोड पे, H2 गैस कैथोड पे, Cl2 गैस कैथोड पे, बोथ Cl2 और O2 और एनोड पे। अगर हम HCl की बात करें तो HCl का इलेक्ट्रोलाइसिस अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, HCl का करेंगे तो क्या बनेगा, H प्लस बनेगा और क्या बनेगा, Cl माइनस। अगर हम H प्लस के आगे बात करें तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेने पर वो क्या बना लेगा, हाइड्रोजन गैस बना लेगा, H2 बना लेगा। और यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये जो चीज हुई
इसे हम कहते हैं रिडक्शन। क्या कहते हैं इसको हम? रिडक्शन। और आपको जो रिडक्शन है वो हमेशा किस पे होता हुआ दिखाई देगा? कैथोड पे होता हुआ दिखाई देगा। तो आपको कौन सी गैस प्रोड्यूस होती हुई कहाँ दिखाई देगी? H2 गैस कहाँ मिलेगी? कैथोड पे। तो देखें यहाँ पे ये रहा H2 गैस एट कैथोड। एक चीज बात आप समझ ले, जब भी अगर कोई इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, कोई गैस प्रोड्यूस हो रहा है, तो जो एनोड है उस पे आपको हमेशा क्या होता हुआ दिखाई देगा? ऑक्सीडेशन। क्या होता हुआ दिखाई देगा? ऑक्सीडेशन। अगर हम कैथोड की बात करें तो कैथोड पे आपको हमेशा क्या होता हुआ दिखाई देगा? रिडक्शन। याद रखें इस चीज का। तो कैथोड पे आपको यहाँ दिख रहा है रिडक्शन हुआ, तो रिडक्शन किस पे होगा? कैथोड पे। और कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है? H2। तो H2 कौन से वाले पे प्रोड्यूस हुई? कैथोड पे प्रोड्यूस हुई। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पे, हो गया 6th वाला। चलें 7th वाले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का इस्तेमाल कहाँ करता है? वैद्युत अपघटन का उपयोग कहाँ किया जाएगा? तो देखें इलेक्ट्रोलाइसिस का जब भी हम अगर हम कहीं इस्तेमाल करते हैं तो पहला तो आता है कि भाई हमेशा एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल के लेयर चढ़ाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस का इस्तेमाल करेंगे। तो एक तो ऑप्शन ये तो है ही इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। दूसरा इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का। रिफाइनिंग का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं? प्योरीफाई नहीं कर सकते। प्योरीफाई करने के लिए हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस का। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का उपयोग हम विद्युत शोधन या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग या इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में करते हैं। तो ये दोनों ही सही आंसर है। तो देखो सी ऑप्शन दे रखा है कि दोनों सही है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस का जो इस्तेमाल है वो दोनों में किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर सी इसका है। क्लियर? तो इलेक्ट्रोलाइसिस का जो इस्तेमाल है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग दोनों में किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। चलें क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करेंगे। 8 पे बात करते हैं तो क्या है, देखो 8th वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपके पास कि द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर क्या है? तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमेशा एक बात की जाती है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी कि अगर आप चार्ज फ्लो करेगा तो उसी के अंदर क्या फ्लो होगा? करंट फ्लो होगा। करंट क्या करेगा? फ्लो करेगा। तो इनमें जिसमें भी चार्ज फ्लो हो सकता है उसी के अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा। देखें ऑप्शन सबसे पहले दे रखा है डायमंड। डायमंड एक तरह का क्या होता है? कार्बन का ऑल्ट्रोप होता है। एक तरह का आपके पास क्या होता है? आपके पास नॉन कंडक्टर है ये। इसकी ज्योमेट्री के अंदर भी देखा है कि एक कार्बन अगले 4 कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है, कोई भी स्पेस नहीं है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो ये इसमें नहीं करेगा। अगला आपके पास क्या दे रखा है? क्रिस्टलाइन NaCl। क्रिस्टलाइन NaCl का मतलब क्या हो गया आपके पास? NaCl क्रिस्टलाइन का है, तो इसका मतलब ये है कि वो सॉलिड फॉर्म में है। और सॉलिड फॉर्म के अंदर आपको पता है कि कोई स्पेस नहीं होता, तो वहां पे भी कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तो डायमंड ऑप्शन नहीं है, क्रिस्टलाइन NaCl में नहीं होगा, बेरियम सल्फेट में नहीं होगा क्योंकि एक पीपीटी फॉर्म कर लेता है, और पीपीटी फॉर्म करने की वजह से इसके अंदर भी कोई भी स्पेस आपको मिलेगा नहीं, तो ये भी आपके पास क्या नहीं होगा? फ्लो नहीं करेगा इसमें चार्ज। फिर क्या बचा? मॉल्टन KCl। तो मॉल्टन KCl का मतलब क्या हुआ? इसमें जो KCl है वो कौन सी स्टेट में रहेगा? लिक्विड स्टेट में रहेगा। और लिक्विड स्टेट में जाने की वजह से जो KCl है ये 2 चार्ज में डिवाइड होगा, K+ और Cl-। देखें इसमें चार्ज आ गया, तो चार्ज के लिए हमने लिखा ही है करंट के लिए कि भाई क्या होगा? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। तो जहां चार्ज फ्लो हो रहा है वहीं करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पे आपके चार्जेस दिख रहे हैं, तो इसके अंदर क्या फ्लो होगा? करंट फ्लो होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, गलत, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखें अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला बोल रहा है द इलेक्ट्रोलाइट्स यूज्ड इन लेक्लांसी सेल ड्राई सेल आर। लेक्लांसी सेल में कौन से वैद्युत अपघट्य का इस्तेमाल किया जाता है? तो देखें जब भी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं तो 2 सेलों के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ता है। पहला है डैनियल सेल, दूसरा है लेक्लांसी सेल। डैनियल सेल की बात करेंगे तो वहां आपको 2 सॉल्यूशन देखने को मिलते हैं। एक आपको देखने को मिलता है कॉपर सल्फेट और एक आपको देखने को मिलता है जिंक सल्फेट। तो ये दोनों चीजें तो आपको किस में देखने को मिलेगी? डैनियल सेल में। तो लेक्लांसी में क्या मिलेगा? लेक्लांसी की बात करेंगे तो लेक्लांसी में आपको 2 तरह के जो केमिकल आपको देखने को मिलेंगे। एक तो मिलेगा NH4Cl और साथ में आपको क्या देखने को मिलेगा? ZnCl2। क्या देखने को मिलेगा? ZnCl2।
तो लेक्लांसी सेल्स के अंदर आपको जो दो चीज देखने को मिलेगी, एक तो है NH4Cl और साथ में कौन है ZnCl2, Zn जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड। क्लियर है? चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या दे रखा है? बाय द फ्लो ऑफ करंट H2 इज ऑब्टेन एट द कैथोड एंड Cl2 एट द एनोड, द सॉल्यूशन इज। अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोल रखा है देखें यहाँ पे कि जब भी मैं करंट फ्लो करूंगा तो H2 ऑब्टेन होगा उसके कैथोड पे और Cl2 होगा एनोड पे, तो सॉल्यूशन क्या होगा, हमें सॉल्यूशन बताना है। तो सॉल्यूशन याद रखें, ये H2 और Cl2 कैथोड पे कब मिलता है, ये पूरा प्रोसेस कहलाता है क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। क्या कहलाता है? क्लोर एल्कलाई रिएक्शन। क्लोर एल्कलाई रिएक्शन 10th के अंदर भी आपने पढ़ा होगा। कैसे होता है? आपके पास क्या होता है, एक NaCl होता है और उसको मैं किस में डिजोल्व करके रखता हूँ, H2O में, और इसमें मैं करंट फ्लो करता हूँ। तो करंट फ्लो करते ही मेरे पास सबसे पहले बनेगा NaOH, साथ में कौन बनेगा H2 और साथ में कौन निकलेगा, Cl2 निकलेगा। ठीक है, और इस पूरे सॉल्यूशन को हम कहते हैं ब्राइन वाटर। तो मेरा आंसर क्या होगा, H2 और Cl2 मेरे को कब ऑब्टेन होगा, जब मैं उसके अंदर क्या डिसॉल्व करूंगा, Cl2 डिसॉल्व करूंगा, NaCl डिसॉल्व करूंगा वाटर के अंदर। ठीक है, याद रखें ये क्लोर एल्कलाई रिएक्शन है जिसके अंदर आपका प्रोडक्ट NaOH, H2 और क्या निकलता है, Cl2 निकलता है। देखें अगला क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट डिकम्पोज व्हेन करंट इज पास। देखो करंट, इसमें क्या पूछ रहा है कि हम अगर करंट फ्लो करेंगे तो कौन सा कंपाउंड डिकम्पोज नहीं होगा। तो करंट जब भी फ्लो करता है वो डिकम्पोज उनको करता है जिसके अंदर चार्जेस होते हैं, और चार्जेस होने की वजह से वो कंपाउंड हमेशा क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं, जिसमें आपको क्या मिलेंगे, चार्जेस देखने को मिलेंगे, जो डिकम्पोज होता है किसी भी सॉल्यूशन में और करंट फ्लो करता है। और करंट किस में फ्लो नहीं करता, जो आपके पास कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड यानी कि सह संयोजक यौगिक, जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है। इलेक्ट्रॉन आप क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो जहां इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है वहां जो करंट है वो फ्लो नहीं करेगी, तो वो कंपाउंड में डिकम्पोज नहीं होगा। तो अगर मैं इन सब में देखो तो कौन सा मेरे पास आयनिक कंपाउंड और कौन सा, NaCl। देखो आपको पता है ये क्या होता है, Na+Cl- एक आयनिक कंपाउंड है। सोडियम ब्रोमाइड की बात करेंगे तो देखें Na+Br- है, ये देखो ये भी आयनिक कंपाउंड है। सोडियम एसिटेट की बात करेंगे तो सोडियम एसिटेट होता है Na+CH3COO-, ये सारे क्या है, सोडियम एसिटेट है। जो शुगर है, जो आपके पास C6H12O6 है, ये एक तरह का कैसा कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड है। तो ये कभी भी वाटर के अंदर क्या होगा, डिसॉल्व नहीं होगा, जब भी मैं इसके अंदर क्या फ्लो करूंगा, करंट फ्लो करूंगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ए, शर्करा, शुगर, क्योंकि वो कौन सा कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड है। ठीक है, चलें आगे। अगला देखिए क्या दे रखा है। हाँ अच्छा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज विच। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन होते हैं, देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली क्या, इलेक्ट्रोलाइट्स वो होता है जब भी हम उसको किसी भी वाटर के अंदर या किसी भी कंसंट्रेशन के अंदर अगर हम उसको डिसॉल्व करते हैं तो वो डिसोशिएट हो जाता है, और डिसोशिएट होने की वजह से उसमें करंट बहुत आसानी से फ्लो होता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे, चलें ऑप्शन देखें। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज विच डिसॉल्व इन क्विकली इन वाटर, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सब करता है, डिसोशिएट इनटू हाई आयंस ऑफ हाई डाइल्यूशन, और डिसोशिएट्स इनटू ऑल डाइल्यूशन। ये लास्ट वाला ऑप्शन ध्यान से देखें कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो किसी भी सभी डाइल्यूशन के अंदर वो क्या हो जाएंगे, डिसोशिएट हो जाएंगे, और वो ऐसे कौन होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो इसका आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, आंसर डी। क्या देखने को मिलेगा, डी। जितने भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है किसी भी डाइल्यूशन पे वो डिसोशिएट हो जाएंगे और उसमें क्या फ्लो करा देंगे, करंट फ्लो होने की कैपेबिलिटी कर देंगे। अगला देखें, इन इलेक्ट्रोलाइट्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस रेस्पेक्टिवली। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किस पे टेक प्लेस करता है हमें ये बताना है। थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन में देखा था, बात भी करी थी कि जब भी हम ऐसी किसी चीज की बात करेंगे तो जो एनोड है उस पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और जो आपके पास कैथोड है
उस पे हमेशा क्या होगा, रिडक्शन। ठीक है, तो देखें यहाँ पे ऑक्सीडेशन आपको किस पे बनता हुआ दिखाई देगा, एनोड पे, और रिडक्शन किस पे होता हुआ दिखाई देगा, कैथोड पे। तो ये देखो दोनों ऑप्शन किस में है, ए ऑप्शन पे, ऑन एनोड एंड कैथोड, एनोड व कैथोड पर। तो ऑक्सीकरण तो हो जाता है एनोड पर, और कैथोड किस पे हो जाएगा, अपचयन उस पे हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर ए। देखें अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेल। कौन सा सॉल्यूशन करंट को अच्छे से फ्लो करेगा। अभी बात करी थी करंट वही फ्लो करता है जो अलग अलग आयंस में डिसोशिएट हो जाएगा, और डिसोशिएट वही होता है जो आपके पास जितने भी आयनिक कंपाउंड होंगे वही डिसोशिएट होंगे। तो इसके अंदर से हमें क्या ढूंढना है, आयनिक कंपाउंड को ढूंढना है। और मैं बताऊं इसमें अगर आप आयनिक कंपाउंड देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, वो मिलेगा HCl। क्या मिलेगा, वो HCl। तो निम्न में से कौन सा जलीय विलयन विद्युत धारा को अच्छी तरह से संचालित करता है, उसका आंसर क्या है, HCl है आपके पास, HCl। क्लियर, चले आगे देखते हैं अगला क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोलाइज इज अ प्रोसेस इन विच एक्शन एंड एनायंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स आर। अच्छा, आपको ये बताना है कि विद्युत अपघट्य प्रक्रिया में विद्युत अपघट्य के धनायन और ऋणायन होते हैं। क्या होते हैं आपको ये बताना है कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स है उसको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें और उसमें करंट फ्लो करें तो उनका क्या होता है। तो याद रखें, अगर आपको पता है NaCl को अगर मैंने वाटर में डिसॉल्व करा और करंट फ्लो करी तो वो दो चार्ज में डिसोशिएट हो जाएंगे और वो अपना क्या कर देंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे, अपना चार्ज क्या कर बैठेंगे, खो बैठेंगे। तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, डिस्चार्ज होता हुआ दिखाई देगा। सारे चार्ज आपस में क्या हो जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे करंट फ्लो होने के बाद। अगला क्वेश्चन देखें, इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl सॉल्यूशन इन द रिएक्शन ऑफ Na प्लस E माइनस Na, इसको हम क्या बोलेंगे। तो देखें आपके पास क्या रिएक्शन है, Na प्लस एक E माइनस लोगे और आपको क्या मिलेगा, Na मिलेगा। अगर आप देख रहे हैं तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +1 है और यहाँ पे 0 है। तो ऑक्सीडेशन नंबर में यहाँ पे क्या हो रही है, गिरावट हो रही है, कमी हो रही है। तो कमी होने की वजह से उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो यहाँ पे आपको क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है, रिडक्शन। तो ऑप्शन भी आपके पास क्या होगा, रिडक्शन अपचयन। ठीक है, याद रखें जब भी अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर में गिरावट देखते हैं, कमी होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, रिडक्शन। चले अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल विल रिएक्ट विद NaOH टू गिव H2। कौन सा ऐसा मेटल है जो NaOH से रिएक्ट करके कौन सी गैस लिबरेट करते हैं, H2 गैस लिबरेट करते हैं। तो NaOH से रिएक्ट करके H2 गैस लिबरेट करने वाले एक आपके पास मेटल है Zn, जो रिएक्ट करके आपके पास सोडियम जिंकेट बनाएगा और साथ में कौन सी गैस लिबरेट करेगा, H2 गैस लिबरेट करेगा। तो उसका आंसर क्या है आपके पास, Zn। और उसके अलावा और कोई है मेटल तो जो ऐसा काम करता है, वो एल्यूमिनियम है जो NaOH से रिएक्ट करेगा और H2 गैस लिबरेट करेगा। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पे। देखें अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। आपको इसमें से पहचानना है कि इसमें से कौन सा नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। यानी कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो कभी भी डिसॉल्व नहीं होते, डिसोशिएट नहीं होते और करंट फ्लो नहीं करवाते। इनमें से कौन नहीं है, इनमें से वो नहीं होगा जो एक तरह का आयनिक कंपाउंड या आयनिक कैरेक्टर वो अपने पास रखेगा, जिसमें आयनिक कैरेक्टर होगा। तो आयनिक कैरेक्टर इन चारों में अगर आप देखते तो कौन है, एसिटिक एसिड है। अगर आप एसिटिक एसिड का फॉर्मूला लिखेंगे तो CH3COOH होता है। और अगर मैं इसको आयंस में डिवाइड करूं तो ये CH3COO नेगेटिव और H+ में, देखें ये डिसोशिएट हो जाता है दो आयंस में। तो ये एक तरह का नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए, एसिटिक एसिड। देखें अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट। यानी कि कौन सी धातु उनके लवणों के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि अगर हमारे पास उस मेटल का सॉल्ट है तो उससे मेटल निकाल सकते हैं। तो वो आपके पास सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है, वो है कॉपर का। क्या होता है, कॉपर का। अगर हमारे पास कॉपर सल्फेट है एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये जो कॉपर है वो 2+ है, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर आपको कॉपर मिलेगा। बाकी ये जो तीनों मेटल है ये सारे हैं हाई रिएक्टिव मेटल, तो ये वो रिएक्शन फॉलो नहीं करते हैं।
तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा? कॉपर मिलेगा। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि इन द electrolysis of aqueous solution of CuSO4 using copper electrode in the presence of taking place at anode। एनोड पे क्या होगा हमें ये बताना है, और हमें पता है एनोड पे हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है आपके पास? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण रिएक्शन आपको हमेशा एनोड पे होती हुई दिखाई देगी। और कॉपर की बात करेंगे तो कॉपर का ऑक्सीडेशन आपको पता है, एनोड से क्या करेगा? कॉपर धीरे धीरे डिसॉल्व होगा और सीधे किस में कन्वर्ट होता चला जाएगा? वो सॉल्ट में कन्वर्ट होता चला जाएगा। तो कॉपर यहाँ ऑलरेडी सॉलिड में था और यहाँ वो किस फॉर्म में आ जाएगा? एक्वस फॉर्म में। यानी कि जो एनोड का जो कॉपर है वो धीरे धीरे किस में डिसॉल्व होता जाएगा? सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता हुआ चला जाएगा। तो ये अगर मैं रिएक्शन देखता हूँ तो मेरे को रिएक्शन क्या मिलती है? रिएक्शन डी। देखिए Cu2+ से 2 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, यानी कि ये यहाँ पे किस में था? सॉलिड के फॉर्म में था, और यहाँ आके वो किस में बदल जाएगा? सॉल्यूशन के फॉर्म में कन्वर्ट होता चला जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? ब्राइन सॉल्यूशन विल नॉट गिव इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या कह रहा है कि भाई जब भी ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो क्या नहीं देगा? मैंने आपको बताया था ब्राइन वाटर की रिएक्शन क्या होती है। ब्राइन वाटर अगर मैं लिखूंगा तो ब्राइन वाटर, तो ब्राइन वाटर आपके पास होता है NaCl + H2O, और मुझे पता है इसका अगर मैं इलेक्ट्रोलाइसिस करा देता हूँ, किसका? NaCl का H2O, और इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो मेरे पास सबसे पहला प्रोडक्ट बनेगा NaOH, H2, और साथ में क्या बनेगा? Cl2। तो देखें NaOH है, बिल्कुल है, H2 है, Cl2 है, तो क्या नहीं है? O2 नहीं है। तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा? D। O2 वो कभी भी प्रोड्यूस नहीं करेगा, किस पे? जब भी हम ब्राइन वाटर का क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, या इलेक्ट्रिक करंट, कौन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा? तो देखें कौन नहीं करेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई जिसके पास कोवेलेंट कंपाउंड कैरेक्टर है वो नहीं करेगा, जो सॉलिड है, सॉलिड क्रिस्टल या सॉलिड सॉल्ट है, वो नहीं करेगा। सॉलिड सॉल्ट नहीं करते हैं क्योंकि उनमें कोई स्पेस नहीं रहता। तो देखें मोल्टन NaCl करेगा, बिल्कुल करेगा। आपके पास ब्राइन सॉल्यूशन भी करेगा, हमने करके देखा है। कॉपर भी करेगा क्योंकि एक तरह का ये मेटल है। कौन नहीं करेगा? सॉलिड NaCl नहीं करेगा क्योंकि वो एक तरह का सॉलिड क्रिस्टल है। सॉलिड सॉल्ट होने की वजह से कोई स्पेस नहीं होता इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने का, जिसकी वजह से ये फ्लो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ठोस NaCl। चलें अगले क्वेश्चन पे। क्या है? पढ़ें इसको। 11.5 ग्राम सोडियम के निष्कासन के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा क्या होगी? द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट 11.5 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन विल बी। अच्छा ये क्या कह रहा है? आपके पास एक एक्वस सॉल्यूशन NaCl का, उसके अंदर से आपको सोडियम बाहर निकालना है। तो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर Na की जो वैलेंसी होती है +1 होती है। ये क्या करेगा? ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और जिससे आपके पास क्या बनता हुआ जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और आपको वो क्या देगा? Na देगा, और Na क्या हो गया? सॉलिड फॉर्म में निकल गया। यहाँ पे देखें एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये है 1 मोल इलेक्ट्रॉन से आपने 1 मोल सोडियम लिया, और 1 मोल सोडियम में कितना होता है? 23 ग्राम होता है। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 1 फेराडे। तो 1 फेराडे बराबर कितना आ रहा है? 23 ग्राम आ रहा है। तो अगर मैं 1 ग्राम के लिए निकालूंगा तो कितना होगा? 1 फेराडे अपॉन में कितना आएगा? 23, और मेरे को अमाउंट कितना दिया हुआ है? 11.5। तो देखें यहाँ पे आगे अगर मैं उसको सॉल्व करूंगा तो 11.5 ग्राम के लिए मैं कैसे निकालूंगा? तो इंटू कर दूंगा 1/23 फेराडे। 11.5 इंटू 1/23 फेराडे। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये मेरे पास कितना देगा? 0.5 फेराडे देगा। कितना देगा? 0.5 फेराडे। सॉल्व करके देख लेना, आपको ये क्या आंसर देगा? 0.5 फेराडे। तो इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे कि इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी तब वो क्या बन गया? सॉलिड फॉर्म में बन गया। जितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है उतने मोल इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएंगे? उतने फेराडे कहलाएंगे। और यहाँ वो अगर 1 मोल है तो 1 मोल के अंदर कितने होते हैं? 23 ग्राम होता है, उसका मोलर वेट के बराबर होता है। तो 1 फेराडे को 23 ग्राम चाहिए, तो 1 ग्राम के लिए 1/23 फेराडे। और अगर 11.5 के लिए करना है तो 11.5 इंटू 1/23 फेराडे। आंसर आ जाएगा आपके पास 0.5 फेराडे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा क्या है? when an electric current of 2 ampere is passes through an aqueous solution of NaCl for 30 minutes,
द अमाउंट ऑफ क्लोरीन प्रोड्यूस, हमें बताना है कि क्लोरीन का अमाउंट कितना प्रोड्यूस हुआ। तो क्लोरीन का अमाउंट प्रोड्यूस होने के लिए हमारे पास वेट निकालने का जो एक फॉर्मूला होता है वो याद रखें। वेट का फॉर्मूला आपके पास होता है इक्वलेंट वेट इनटू नंबर ऑफ फेराडे। फेराडे के आपके नंबर पता होने चाहिए इनटू उसका इक्वलेंट वेट पता होना चाहिए। NaCl की बात करेंगे तो NaCl के अंदर आपको पता है कि एक आपके पास होगा Na+ और एक होगा Cl-। Cl- को एक इलेक्ट्रॉन लगेगा पूरा, एक इलेक्ट्रॉन पूरा लगेगा तब जाकर के वो क्या बनाएगा, हाफ Cl2 गैस बनाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या पता चल रहा है आपके पास कि उसका इक्वलेंट वेट कैसे निकालते हैं। तो इक्वलेंट वेट निकालने का जो तरीका रहेगा वो याद रखें, क्या रहेगा, इक्वलेंट वेट इक्वल टू रहता है आपके पास Cl2। Cl2 आपके, ये Cl2 है आपके पास, तो Cl2 का आपके पास अगर आपको इक्वलेंट वेट निकालना है तो इक्वलेंट वेट कैसे निकालूंगा, आपके पास Cl2 है तो 2 इंटू 35.5, आपको हाफ Cl2 का निकालना है तो इंटू 2। ये 2 किस लिए आया, क्योंकि यहाँ पे 2 क्लोरीन है, और हाफ किस लिए आया, क्योंकि मेरे को हाफ क्लोरीन का निकालना था। 2 से 2 यहाँ पे आपके पास कैंसिल, तो इक्वलेंट वेट तो आपके पास आ गया इसका 35.5। नंबर ऑफ फेराडे कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ फेराडे निकालने के लिए मेरे पास क्या है फॉर्मूला, जो भी चार्ज है आपके पास, चार्ज कैसे निकालेंगे, तो Q इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी। अब मेरे पास बताओ कितना करंट फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर का, कितना टाइम लग रहा है, 30 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 30 सेकेंड में कितने हो जाएंगे, सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 3600 कूलम। कितना आएगा, 3600 कूलम। और अगर मेरे को फैराडे के नंबर चाहिए तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ, Q अपॉन 96,500 से मैं उसको क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि 1 फैराडे बराबर कितना होता है, 96,500 कूलम। तो फैराडे को अगर मेरे को चाहिए तो C को मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, 96,500 से। चले देखें यहाँ पे आपको निकालना क्या क्या था, अपने पास क्या क्या आ गया, वेट निकालने के लिए इक्विवेलेंट वेट आ गया मेरे पास, देखो ये ना मेरा इक्विवेलेंट वेट, और नंबर ऑफ फैराडे मेरे पास ये आया हुआ है आपके पास। इसको सॉल्व करेंगे अपने पास तो कितना आएगा, 3600, कितना आएगा 3600 अपॉन में कितना आएगा 96,500। सॉल्व करेंगे, देखें इसका क्या आंसर आएगा अपने पास। ठीक है, हाँ 2 स्लाइड एक्स्ट्रा हो गई, चलो इस वाली स्लाइड पे काम करते हैं। तो अब इक्विवेलेंट वेट निकालने का जो तरीका, मेरे पास जो वेट आया वो वेट इक्वल टू मेरे पास आया इक्विवेलेंट वेट इनटू फैराडे, और मेरा इक्विवेलेंट वेट मेरे पास कितना आ रहा है 35.5, चार्ज मेरा कितना आ रहा था 3600 अपॉन में कौन आ जाएगा 96,500। चले अब सॉल्व करें, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ नीचे आ जाएगा 0, 2 0 से आपके 2 0 क्या हो गए, कैंसिल। अगर आप देखते हैं 5 की टेबल से अगर आप कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए 71 आएगा, और यहाँ अगर मैं कैंसिल आउट करता हूँ तो 1, 46 में 9 टाइम, फिर बाद में 15 में 3 टाइम, और यहाँ आ जाएगा 0। अब अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो देखिए ये तो आएगा 18, ये करेंगे तो कितनी बार आएगा 9 टाइम, 13 में 6 टाइम, और ये आ जाएगा 5। ऊपर है आपके पास 71 इंटू कितना है 18 है, करें इसको सॉल्व, 8 1 जा 8, 8 7 जा कितना हो गया आपके पास 56, 1 से करें तो 1, और यहाँ पे आ गया 7, यहाँ आएगा 8, 6 और 1 कितना हो गया 7, और यहाँ आ गया 12। इसमें मैं डिवाइड कितने का लगाऊंगा 965 का, तो ये 1 टाइम तो जा ही रहा है, तो माइनस करें, देखें यहाँ पे 3, 1 12 में से चला गया 3। अगर यहाँ पे देखें 1 पॉइंट कुछ आंसर आ रहा है तो अपना ऑप्शन है क्या 1 पॉइंट कुछ, देखें हाँ बिल्कुल ये रहा। तो मेरे पास कितने ग्राम आपको प्रेजेंट कितना मिलेगा क्लोरीन, आपको 1.32 ग्राम मिलेगा। तो ये फॉर्मूला याद रखें कि अगर आपको कभी भी वेट निकालना है तो वेट का फॉर्मूला हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट इनटू नंबर ऑफ फेराडे, और इक्विवेलेंट वेट निकालने का जो तरीका रहेगा वो क्या रहेगा आपके पास, उसका निकालने का जो तरीका है वो है आपके पास मोलर मास डिवाइडेड बाय, आपको उसको क्या देना है, उसकी वैलेंसी से उसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, चलें आगे, हाँ आंसर आ गया। देखें अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पे, बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास।
current a 1.8 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन अ वायर, हाउ मेनी कूलम्स विल फ्लो इन 1.36 मिनट। आपको बताना कि कितना कूलम पाएगा। अब मुझे पता है जो I होता है वो होता है Q अपॉन T, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी। I कितना है आपके पास 1.8, T बताओ कितना है आपके पास, टाइम है 1.36, और मिनट को सेकंड में करेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से। पॉइंट हटाया, नीचे कितना आ गया आपके पास, 1000 आ गया। देखिए 0 से 0 कैंसिल। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 18 को 136 से मल्टीप्लाई करते हैं। कैलकुलेशन है करनी पड़ेगी। 8 6 48, कैरी है 4, 8 3 24 और 4 कितना हो 8, कैरी है 2, 8 1 8 और ये हो गया 10। 1 से करेंगे तो 6 3 और ये आ गया 1, 8 14 कैरी है 1 4। देखो 2 4 4 8 आया। अब किससे डिवाइड करना है, 6 से करें यहाँ पे। 6 8 48 कैरी है 4, 6 4 24 और 8 कैरी है 2, 6 4 24 और 6 कैरी है 2, 6 2 12 और 4 कितना हो गए 14। तो मेरे पास ये आ रहा है 14688 डिवाइडेड बाय कौन आएगा 1000, 100 आएगा आपके पास क्योंकि एक जीरो कैंसिल आउट हो गया। डिवाइड करा तो कितना है 146.8, अप्रोक्सीमेट ये होता है 147 कूलम। तो देखा आंसर है अपने पास, बिल्कुल ये रहा। तो इसका आंसर क्या होगा 147 कूलम। सिंपल है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। द नंबर ऑफ फैराडे रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 4 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट Cu2 + 2 Cu मेटल विल बी। अच्छा, जब भी यहाँ पे अगर आपके पास क्या हो रहा हो रिडक्शन, तो एक चीज बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो भी आपके पास इक्विवेलेंट वेट है वही आपके पास क्या होगा, नंबर ऑफ फैराडे होगा। याद रखें इस चीज को, क्या होगा, जो आपके पास इक्विवेलेंट वेट है वही आपके पास नंबर ऑफ फैराडे होगा। तो यहाँ पे कितने ग्राम आ रहा है, 4 ग्राम इक्विवेलेंट आ रहा है, तो कितने फैराडे होंगे, 4 फैराडे आपके पास। इसका क्या आ जाएगा, सिंपल सा आंसर है, बिल्कुल सिंपल सा। क्या है, अगर आपके पास इक्विवेलेंट वेट पता है वही आपके पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फैराडे हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा 4। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द हाईएस्ट रेजिस्टेंस व्हेन करंट फ्लो। कौन सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेजिस्टेंस फ्लो करता है। फॉर सॉल्यूशन मुझे पता है, फॉर सॉल्यूशन जो होता है, जो रेजिस्टेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन के। तो जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा। तो देखते हैं यहाँ पे अपने पास क्या है। तो 0.05 N है, मुझे पता है कि N की जो बात है उसका जो चार्ज है वो उसका N फैक्टर कितना है, +1 है। तो मोलैरिटी निकालेंगे तो इसकी मोलैरिटी क्या आएगी 0.05 डिवाइडेड बाय 1, तो ये आ जाएगा 0.05 है। इसकी देखो यहाँ पे 2 है तो 2 डिवाइडेड बाय 1, 2 मोलर। इसका करेंगे तो 0.1 डिवाइडेड बाय 1, तो ये आएगा 0.1 M। और अगर मैं ये करूंगा तो 1 डिवाइडेड बाय 1 तो 1 M। तो देखें किसकी मोलैरिटी ज्यादा है, 0.2 N की मोलैरिटी ज्यादा है, और इस हिसाब से जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा। तो आपको इसका आंसर क्या मिलेगा, B मिलेगा, NaCl। ठीक है, ऐसा निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, when 1 Farad electric current is passes through a sodium solution of copper sulfate, it is deposit। अभी जैसे हमने करा कि भाई कितना होगा, अगर 1 फराडे जा रहा है तो इसका मतलब वो होगा 1 इक्विवेलेंट ग्राम। किसके बराबर होगा, 1 इक्विवेलेंट ग्राम के। तो देखें वो भी किसका, कॉपर का। ऑप्शन है 1 इक्विवेलेंट ग्राम, बिल्कुल है, ऑप्शन डी देखें यहाँ पे, कॉपर का 1 ग्राम तुल्यांक, यानी कि 1 इक्विवेलेंट ग्राम ऑफ कॉपर। अभी हमने बात करी थी कि जितने ग्राम आपके पास इक्विवेलेंट का वेट होगा वही आपके पास क्या होगा, नंबर ऑफ फैराडे। तो यहाँ पे अगर हम 1 फैराडे की बात करें तो कितना आएगा आपके पास, 1 इक्विवेलेंट ग्राम ऑफ कॉपर आएगा। चले आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, वैल्यू ऑफ 1 फैराडे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कितना होता है, अभी हमने जस्ट लिखा था 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। तो देखें यहाँ पे 96,500 कूलम, बिल्कुल ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 1 फैराडे का मान कितना होता है, 96,500 कूलम। अगला देखें, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रिक्वायर्ड टू लिबरेट 108 ग्राम ऑफ सिल्वर फ्रॉम AgNO3। तो AgNO3 से अगर मेरे को 108 ग्राम अगर मेरे को निकालना है तो कितने फैराडे की जरूरत है या कितने इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत पड़ेगी। तो देखो AgNO3 की बात करेंगे तो इसमें जो Ag है उस पर चार्ज है +1 का। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो ये Ag दे देगा। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर आपके पास कितना आ गया, आपके पास 108 ग्राम, क्योंकि Ag का मोलर वेट 108 ग्राम होता है। तो 108 ग्राम के लिए मेरे को कितने फैराडे की जरूरत पड़ी, 1 फैराडे की।
कितने फैराडे की? 1 फैराडे की। तो देखें आंसर क्या है इसका? सिंगल फैराडे। समझ में आ गया? बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। अगला देखें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल 1 फैराडे इलेक्ट्रिक लिबरेट 1 ग्राम ऑफ मेटल? कौन सा 1 फैराडे है जो इलेक्ट्रिकली रिप्लेट करेगा 1 ग्राम ऑफ मेटल? सिंपल है, इसके अंदर जो भी जिसकी भी वैलेंसी +1 या 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है वही आपके पास 1 ग्राम ऑफ मेटल करेगा। अगर मैं NaCl को तोड़ूंगा तो ये देखो ये क्या बनेगा? Na+Cl-, तो ये आपके पास क्या बनेगा? Na+1 इलेक्ट्रॉन लेते ही ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Na में। यहां पे बात करूंगा तो Ba2+, Cl-, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये किस में कन्वर्ट होगा? Ba। CuSO4 भी आपको Cu कितना देगा? आपको पता है कि ये देगा 2+ और SO4-, और यही आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन लोगे इसमें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Cu में। AlCl3 की बात करेंगे तो Al3+ और ये हो जाएगा Cl-। ये कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, तभी जाके सॉलिड में कन्वर्ट होगा। तो कौन ले रहा है 1 इलेक्ट्रॉन? सिर्फ 1 फैराडे, ये NaCl। तो NaCl क्या करेगा? 1 फैराडे के अंदर 1 ग्राम ऑफ मेटल आपको क्या करके देगा? वो डिपॉजिट करके देगा, लिबरेट करके देगा। अगला देखते हैं क्या है। टोटल चार्ज ऑफ स्फेरिकल मोनोवेलेंट मेटल आयन इज, कि टोटल चार्ज आपको बताना है कि एक सिंगल एक संयोजी धातु पर कुल आवेश किसके बराबर होता है? कुल आवेश की बात करेंगे तो किसके बराबर होता है? 1 फैराडे की इक्वल होता है। कैसे? अगर मैं कोई भी एक सिंपल सा ले लेता हूं, Na अगर ले लेता हूं, तो अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेकर के वो Na बनाता है तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ रहा है, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है? 1 फैराडे, और 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम या 9.65 × 10⁴ कूलम। तो देखा ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन है अवेलेबल है इसका। तो मोनोवेलेंट की बात करेंगे तो उसके ऊपर कितना चार्ज के बराबर होगा? 1 फैराडे के चार्ज के बराबर होता है, जो होता है 9.65 × 10⁴ कूलम के बराबर होता है। अगला देखें, एटॉमिक वेट ऑफ एल्यूमिनियम इज 27। When 5 Farad electric current is passes through the solution containing Al3+ solution, the amount of Al, कितना Al डिपॉजिट होगा हमें ये बताना है। तो मैं अगर बात करूं तो मेरे को फिर वेट निकालना है, तो वेट निकालने का भी हमने फॉर्मूला निकाला था, क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट इनटू नंबर ऑफ फैराडे। अगर मेरे को पता है फैराडे के नंबर 5 है, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालूंगा? Al का जो वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट वो 27 है, और आपके पास चार्ज कितना है? 3 का चार्ज है, इनटू नंबर ऑफ फैराडे कितना है इसका? 5। 3 से कैंसिल आउट करा 9, 9 को करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा 45 ग्राम। तो इसका आंसर क्या है आपके पास? ऑप्शन सी 45 ग्राम। ठीक है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, करते रहेंगे। अगला 13.5 ग्राम ऑफ AlCl3 ग्राम ऑफ Al इज डिपॉजिट बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू AlCl3 सॉल्यूशन, देन फैराडेज नंबर विल बी। हमें नंबर ऑफ फैराडे निकालना है, तो इस बार भी आपको वेट गिवन है, इक्विवेलेंट वेट हम निकाल लेंगे, इनटू नंबर ऑफ फैराडे आपको निकालना है। तो मैं क्या करूंगा? वेट अपॉन क्या कर दूंगा? इक्विवेलेंट वेट कर दूंगा, तो मेरे पास नंबर ऑफ फैराडे आ जाएगा। तो वेट आपको दे रखा है 13.5 दिया है, और इक्विवेलेंट वेट अभी हमने जस्ट निकाला तो वो कितना होता है? 9 होता है। कितना होता है इसका इक्विवेलेंट वेट? 9 इक्वल टू फैब का नंबर आ जाएगा। 9 से अगर मैंने डिवाइड किया 1.5 तो कितने फैराडे आएगा? 1.5 फैराडे आएगा। तो है, बिल्कुल है, 1.50 इसका आंसर है। सिंपल है, एक ही फॉर्मूले से अपने पास 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। याद रखें इसको कैसे लगाएंगे। चलें अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? कौन शो करेगा? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपको पता है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि इसकी ज्योमेट्री इस तरह से होती है कि इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री होता है, वो आसानी से क्या कर सकता है? मूव कर सकता है, जिसके कारण ये एक अकेला ऐसा कार्बन का ऑल्ट्रोप है जिसके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन फ्री को मूव करता है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अगला देखें, हाँ, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का आपको क्या बताना है? यूनिट बतानी है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है? देखें, आपके पास लैम्बडा जो इक्विवेलेंट आता है उसका फॉर्मूला होता है K × 100/C। C कंसेंट्रेशन को बताता है, और जो आपको लेना है इक्विवेलेंट वेट अपॉन मीटर या सेंटीमीटर क्यूब में भी ले सकते हैं, लीटर लेते हैं बेसिकली, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। K जो होता है उसका फॉर्मूला आपको पता है, इसकी यूनिट होती है 1/सेंटीमीटर। तो सारी वैल्यू पुट करें तो K की वैल्यू की जगह मैं लिखूंगा 1/ओम सेंटीमीटर, और आपके पास C वाला जो है आपके पास वो कितना आ जाएगा? आपके पास इक्विवेलेंट वेट अपॉन कौन आ जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर से ये कैंसिल, तो स्क्वायर है, ये ऊपर चला गया,
तो ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ओम इक्वलेंट वेट। इसको लिखूंगा इस तरह से, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वलेंट वेट -1। ये इसकी ऐसा यूनिट होगी। देखें ये है क्या अपने पास, देखें ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वलेंट की वेट की पावर, बिल्कुल ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो इक्वलेंट कंडक्टिविटी निकालने का फॉर्मूला K इंटू सी 100 अपॉन K इंटू 1000 अपॉन सी। K होता है आपके पास कापा, जिसे कहते हैं अपने पास चालकता विशेष चालकता। ठीक है, आगे बढ़े चले। इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली मेजर किसके होता है? सिंपल सा चीज है कि कंडक्टिविटी तब बढ़ेगी जब उसका डिसोल्यूशन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जितनी जल्दी वो डिसोल्यूशन होगा, डिसोशिएट होगा, उतनी ज्यादा उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है। तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, वियोजन का। ठीक है, अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, फिर से वही क्वेश्चन कि भाई किसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। देखें ये जो तीन है ये सारी हैं गैसेस, सॉरी ये दोनों है गैस, ये है आपके पास मेटलॉइड, जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के गुण है, लेकिन इसके अंदर कभी भी करंट फ्लो नहीं होती है। ये दोनों गैस की वजह से नहीं होती है, तो करंट किस में फ्लो होगी, मॉल्टन NaCl में फ्लो होगी। किस में फ्लो होगी, मॉल्टन NaCl। अगला, अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द बेस्ट कंडक्टर। बेस्ट कंडक्टर वो होता है जो बहुत जल्दी डिसोशिएट होता है। और अगर मैं एसिड की बात करूं तो H2SO4 इस HCl से बहुत जल्दी आपके पास डिसोशिएट होता है। तो यहाँ पे अगर आपके पास H2SO4 और HCl ऑप्शन आएगा तो हम किसको टिक करेंगे, H2SO4 को। तो देखिए 1 मोलर H2SO4 क्या होगा, बेस्ट कंडक्टर होगा किसका, आपके पास बहुत जल्दी डिसोशिएट होगा क्योंकि ये दो आयन में डिवाइड होगा, H+SO4 2- में वो डिसोशिएट हो जाएगा। ठीक है, चले आगे बढ़े। अगला फिर आगे देखो, मोलर कंडक्टिविटी आई है इस बार। तो मोलर कंडक्टिविटी का भी फॉर्मूला आपके पास K इंटू 1000 अपॉन कौन होता है, इस बार M होता है। और M किसको बताता है, मोलैरिटी को। तो फिर से वही फॉर्मूला बनाएंगे। K का फॉर्मूला मुझे पता है 1 अपॉन ओम इंटू सेंटीमीटर होता है, और मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है वो मोल अपॉन सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो सेंटीमीटर से ये कैंसिल हो गया स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा आपके पास, ये कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन कौन आ गया, ओम इंटू मोल। लिखने का तरीका वही, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। देखिए ये ऑप्शन है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। देखो ये ऑप्शन आ गया आपके पास, ऑप्शन सी इसका आंसर है। के कापा को बताता है, थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी। और के निकालने का जो तरीका रहता है वो क्या रहता है, 1 अपॉन रो होता है। और रो की जो ऐसा यूनिट होती है, और रो की ऐसा यूनिट आपको पता है क्या होती है, ओम सेंटीमीटर होती है। क्लियर है, चले आगे बढ़े। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन प्रोपोर्शनल किसके होता है, वो सीधे सीधे किसके प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ आयंस के। जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे उतनी ज्यादा उसकी कंडक्टिविटी को बताएगा। नंबर ऑफ आयंस बढ़ते जाएंगे उसकी कंडक्टिविटी भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ चार्ज उसको ज्यादा मिलेगा, करंट आसानी से फ्लो होगा। अगला, द कैपेसिटी ऑफ फ्यूल सेल कैन बी गिवन बाय शेल। ईंधन सेल की क्षमता देने का सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखें, डेल्टा जी अपॉन क्या होता है, डेल्टा एच। जी बताएगा उसकी सेल की गिब्स एनर्जी को, और डेल्टा एच बताएगा उसकी एंथैल्पी को। तो ईंधन सेल की जो क्षमता है, ये जो कैपेसिटी दी जाती है वो किससे दी जाती है, डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच से दी जाती है। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अच्छा, इन CU एंड ZN सेल, CU और ZN सेल की बात करें तो रिडक्शन टेक प्लेस एट द कॉपर कैथोड। रिडक्शन कॉपर कैथोड पे होता है। ऑक्सीडेशन कब होता है, अच्छा अगर मैं CU और ZN सेल की बात करूं तो आपको एक तरफ मिलता है ZnSO4 का सॉल्यूशन, और दूसरा आपको मिलता है CuSO4 का सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का। अगर मैं एनोड की बात करूं तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन में आपको देखने को मिलेगा Zn क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ऑक्सीडेशन हो जाएगा। कॉपर सल्फेट यानी कि दूसरा जो कॉपर इलेक्ट्रोड होगा, जो आपके पास कैथोड होता है, वो क्या करेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो आपके पास सॉलिड से किस में जा रहा है, सॉलिड से ये जा रहा है एक्वस में, और ये जो है आपके पास, ये आपके पास एक्वस से किस में जा रहा है, सॉलिड में।
तो Zn की बात करेंगे तो यहाँ आपके पास क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है? देखिए रिडक्शन टेक प्लेस एट कॉपर कैथोड। देखो कैथोड पे आपको हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होता हुआ दिखाई देगा। तो रिडक्शन टेक प्लेस एट कॉपर कैथोड, बिल्कुल। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए। याद रखें कॉपर कैथोड पे आपको क्या होता हुआ दिखाई देगा, रिडक्शन। देखें यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन कैसे हो रहा है, आपके पास जो कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, इस Zn से आए हुए 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो ऑलरेडी किस में था, एक्वस के फॉर्म में था। ठीक है, और ये एक तरह की आपको पता है कौन सी कैसी रिएक्शन है, रिडक्शन है। कैसी रिएक्शन है ये, रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 45 वाला क्वेश्चन। इफ अ स्ट्रिप ऑफ अ कॉपर मेटल इज केप्ट इन फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। क्या बोल रहा है, अगर मैं फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन लूं FeSO4 और उसके अंदर कौन से स्ट्रिप डाल दो मैं कॉपर की, तो क्या रिएक्शन आगे बढ़ेगा, बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कॉपर कभी भी Fe को रिप्लेस नहीं कर सकता है। रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर जब भी हम बात करें तो Fe Cu से मोर रिएक्टिव है। Fe Cu को हटा सकता है लेकिन Cu Fe को नहीं हटा सकता, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन विल अकर। ठीक है, आगे देखें। अच्छा, द एसिड यूज इन लेड एक्यूमुलेटर सेल। लेड एक्यूमुलेटर सेल सीसा संचयक सेल में कौन सा होता है, सिंपल सा है, H2SO4 का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है सेल्स के अंदर। आगे देखें। अच्छा, ये कौन सा सेल है, बात करेंगे तो Zn, और यहां देखें ये एनोड की रिएक्शन है और ये कैथोड की रिएक्शन है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी, ये कौन सा सेल है, डैनियल सेल है। कौन सा सेल है, डैनियल सेल है। डैनियल सेल में आपको जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड मिलेंगे, जहां पे एक आपको जिंक का सल्फेट मिलेगा और एक कॉपर का सल्फेट मिलेगा। तो ये कौन सा है आपके पास, डैनियल सेल है। अगला, द सेल रिएक्शन डेमोन्स्ट्रेट। कौन सा सबसे बढ़िया सेल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सेल रिएक्शन देखें आपके पास क्या दे रखी है, तो सेल रिएक्शन बोल रखा है कि आपके पास कॉपर है, कॉपर किससे रिएक्ट कर रहा है, 2Ag से रिएक्ट करेगा। तो किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये कॉपर 2+ में कन्वर्ट हो रहा है, और साथ में ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, Ag में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे करूं तो देखो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा तो यहाँ ये ऑक्सीडेशन हो गया, और यहाँ इसका ऑक्सीडेशन कम हो रहा है तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। जब भी हम सेल रिएक्शन लिखते हैं तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, ये रिएक्शन किस पे होगी, एनोड पे, और ये रिडक्शन किस पे होगी, कैथोड पे। तो जब भी हम कभी भी सेल रिएक्शन लिखते हैं तो सबसे पहले एनोड लिखते हैं। तो एनोड की बात करेंगे तो एनोड क्या हो रहा है, Cu2+ में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पे ये सॉल्ट ब्रिज बनाएगा। फिर Ag जो है, Ag जो आपके पास Ag+ है आपके पास, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Ag में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये हमारे पास सेल रिएक्शन है। तो देखें ये ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए इसका आंसर है। समझ में आ गया, चलें आगे बढ़े। लास्ट ये, अच्छा एक और है, देखते हैं। अच्छा, Zn और Cu में नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा है, तो याद रखें नेगेटिव इलेक्ट्रोड हमेशा कौन होता है, जो एनोड पे होता है, और एनोड पे हमें क्या मिलेगा, ऑक्सीडेशन। तो देखें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वो इलेक्ट्रोड किसका होगा, Zn का होगा, क्योंकि Zn पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन की रिएक्शन किस पे होती है, एनोड पे, और एनोड पे कौन सा इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। ठीक है, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड किसका बना है, Zn का बना है। आगे देखें, कॉपर कैनॉट बी डिस्प्लेस फ्रॉम सॉल्यूशन। कॉपर को विस्थापित, कॉपर किसको विस्थापित नहीं कर सकता है। क्वेश्चन ये है इस तरह से कि कॉपर हमेशा अपने से ऊपर वालों को विस्थापित नहीं कर सकता है। कौन है इनमें से सबसे ऊपर, Fe Cu से पहले आता है, तो Cu कभी भी Fe को रिप्लेस नहीं कर सकता। बाकी 3 मेटल क्या है, लो रिएक्टिव है। कॉपर इन तीनों को क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है। चले, ओके। तो ये सेशन तो हमारे यही खत्म होता है। आपको अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अच्छे लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि आपको और कोई क्वेश्चंस पे डाउट है तो वो हमें आगे बताएं, हम उस पर और आगे चर्चा करेंगे। तो इसी तरह से हम आपके लिए अगले और लेक्चर्स लाते रहेंगे। अपने बेल आइकन को दबा के रखें, अगले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।